नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, जो खबरें हैं वो तो इसी हिसाब से हैं कि पीटीआई जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अब जल्द से जुलूस कर रही है। उसके मुकाबले में चले उनका समझ में भी आता है, हुकूमत चेंज हुई है, नए नए अपोजिशन में आए हैं, अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं, अवाम से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में PMLN क्यों अवामी राब्ता मुहिम पर निकल पड़ी है, ये समझ में अभी नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो हालात हैं वो बताए यही जा रहे हैं, और जो खासतौर पर अगर शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें कि जी लोग उसमें आग लगा देंगे, लोग अपने आप को जला देंगे, एक हंगामा आराई होगी, अनारकी होगी, सिविल वॉर होगी, इसमें तो और भी लोग बातें ये कर रहे हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तगड़ा बयान उन्होंने दागा है। उन्होंने कहा देखते हैं फिर हम इनको घर से कैसे निकलने देते हैं, ये अपना बयान वापस लें। ये वो सियासत है जो होने वाली सियासत है और होगी। क्योस, अनारकी, बदअमनी किसको सूट करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आज हमें ज़रा बात करनी है, गुफ्तगू करनी है। एक तो पंजाब में, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने ये कहा था जब वो अपना शेयर ले रही थी इस मखलूत हुकूमत से, उन्होंने कहा था कि जी हमें आईनी ओहदे चाहिए। आज इतलात है कि वो अपने आईनी ओहदों से कुछ पीछे हटी है। उसने पंजाब में अपना एक बड़ा शेयर तलब कर लिया है, जिसमें वजारतें भी हैं, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप भी है और एक आध और भी चीज़ें। सवाल यहाँ पर यह है कि पंजाब असम्बली में कुल मिलाकर पीपल्स पार्टी की 7 सीट्स हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपको पंजाब में आपको यानी वोट नहीं पड़ा, पंजाब के लोगों ने आपको रद्द किया, आपको रिजेक्ट किया, लेकिन पंजाब के लोगों का हक़ हुक्मरानी आप जोड़ तोड़ की सियासत के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है, इस पे ज़रा सवाल करेंगे। एक और चीज़ है जो मेरे जहन में कम अज़ कम उठती है, वो आज अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। बेशक वो आईनी है जो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम तहरीक अदम एतमाद भी कहते हैं, बेशक एक आईनी तरीक़ा है, जमहूरी तरीक़ा है, पार्लिमानी तरीक़ा है, लेकिन सवाल अगेन वो आ जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हक़ हुक्मरानी अवाम चुनती है या अवाम देती है, अवाम अपने लीडर्स चुनती है। जिस सबसे बड़ी जमात को अगर अवाम ने वोट देकर उनको एक अपना हुक्मरान चुना था, तो दीगर जमातें अपने आपस के जोड़ तोड़ से उसी अवाम पर जो उनको रद्द कर चुकी है या रिजेक्ट कर चुकी थी, उनको वो अपना लीडर कैसे मान ले। यकीनन जो अभी हुकूमत है उनके लिए तल्ख सवालात होंगे, और शायद अपोजिशन जो अभी की है वो ये समझ जाए कि जी उनके फेवर में है, लेकिन ना ये किसी के फेवर में, ना किसी के अगेंस्ट में। इस पर ज़रा मुझे जवाब तलबी करनी है। जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया फ़ारूक हबीब साहब ने, मरकज़ी सेक्रेटरी TI और वज़ीर इत्तलात भी रहे, स्टेट मिनिस्टर फॉर। निहाल हाशमी साहब, सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के। दोनों से गुफ्तगू करेंगे इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। चिला से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जो सवालात मैंने इंट्रो में उठाए थे उस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन दोनों अपने मेहमानों को खुशामदीद कह दें। फ़ारूक हबीब साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बयानात आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, अनारकी हो जाएगी, लोग खुद को आग लगा देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग व जदल का मैदान हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप लोग को सूट करता है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर किसी किस्म का हमारा ना कोई ऐसा इरादा है, ना कोई और मामला है। हमारा एक बड़ा सादा सा एक मामला है कि एक बैरूनी साजिश के तहत इस हुकूमत को नाफिज किया गया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और 80 सीटों की जमात ने ये इक़्तिदार कबूल करके एक सियासी खुदकुशी इख्तियार की है, और आप ये देखें कि इनसे हुकूमत पिछले 1 महीने से चलाई भी नहीं जा रही। तो आप आग लगा देंगे। जहाँ तक रह गई बात किस तरीके से मामलात को लेके चलना है, उस पर हम बड़े क्लियर हैं। इसी बात को निहाल हाशमी साहब की तरफ ले जाती हूँ। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये याद है कि जब ये हुकूमत में होते थे और इस किस्म के बयान जब ये लोग देते थे, तो आप कहते थे कि हुकूमतों के जो रवैये हैं वो बड़े मुदबाना होने चाहिए, बड़े मैच्योर होने चाहिए, बड़े हिकमत वाले होने चाहिए, हुकूमत को ये सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ से जो अब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से बयानात आ रहे हैं, वो हुकूमत को सूट करते हैं कि शेख रशीद साहब को तो हम जब चाहें खड़का दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें, वो अभी मुझे जानते नहीं हैं। मतलब ये वजारत चल रही है, वो वज़ीर दाखिला है, या ये तो फिर कहीं माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो वो बदमाशों वाली टोन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बीवी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में लिया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद, ख्वाजा सलमान, मिफ्ता इस्माइल, और किस किस का नाम लूँ, राजा साहब, आगे बढ़ जाए, किसका नाम लूँ जो जेल ना गए हों। ठीक है ना, कोई एक आदमी बता दें। आइए, आसिफ जरदारी,
उनकी बहन फरियाल, खुर्शीद शाह, जस्ट नेम इट, ये सारे लोग जेल गए हैं। तो हमने कोई इस तरह की बात नहीं की थी। हमने हर सोहबतें, हर तशद्दुद और जो जिस कंडीशन में गए हमने बर्दाश्त की है। उस वक्त भी हमने ये नहीं कहा था कि मार्च जो होगा वो खूनी मार्च होगा। अभी मेरा भाई आप पीटीआई के दोस्त कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, आप मुझे तो अच्छा लगेगा अगर ये बताएं कि ये 174 लोग जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, उनमें से कौन वर्जीनिया का है, कौन शिकागो का है, कौन टेक्सास का है, कौन एलए का है, कौन न्यूयॉर्क का है, कौन लंदन का है, कौन पेरिस का है, कौन ये सारे आप जो आज नामों की लिस्ट बना के बैठे ना माजरत के साथ, ये जरूर लेकर आ जाइएगा। मेरा जो उससे सवाल था ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल था। मैं ये सवाल कर रही थी कि जब ये हुकूमत इस किस्म के स्टेटमेंट्स देती थी, तशद्दुद पे उकसाती थी या बहुत ज्यादा एग्रेसिव टोन में बात करती थी, तो आप लोगों की बातें ये होती थी ये राना सनाउल्लाह की नहीं होते। आज आप वही कर रहे हैं। नहीं, ये राना सनाउल्लाह साहब की एक तो है पर्सनल उनकी जो स्टेटमेंट है, एक नंबर 2 क्या होती है, डू एज रोमन्स डू, टिट फॉर टैट। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? जो सुन लेना, जो जबान क्या होती है? अगर शेख रशीद स्टेटमेंट पे तो फिर एफआईआर अगर शेख रशीद साहब अपनी जबान पे काबू ना रख सकते हो और वो जोकर वाला लफ्ज से हट करके अब वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको ये जवाब तो सुनना पड़ेगा। फिर उनको आप कत्ल की धमकियां देंगे। हमने सिर्फ अभी जवाब दिया, हमने उनके तरह छिछोरी और नीच हरकत नहीं की है कि औरतों को उठा के जेल में डाल दिया। शेख रशीद साहब के जबान काबू नहीं है, लोगों ने उनके बारे में, उनके जबान में बारे में बहुत सारी बीमारी की भी तशवीह दी है। तो मैं ये समझता हूं कि शेख रशीद साहब को चलिए अच्छी बात है ना। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आप जो बयान पहले देते थे आप उन हमेशा हाशिया बरदार के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा चले, फर्रुख हबीब साहब, मैं सवाल आपसे कर रही थी, वो जवाब आपका अधूरा रह गया था। ये जो जंगो जदल वाली आप सियासत कर रहे हैं और फिर आप अनारकी या सिविल वॉर वाली बातें कर रहे हैं, ये आप लोगों को सूट करती है? कौन बेनिफिशियरी कौन होगा, क्या देखना चाहते हैं आप आने वाले वक्त में? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो जंगो जदल वाली, खून खराबे वाली सियासत और ये जो बयानात आप लोग दे रहे हैं, ये आप लोग को सूट करती है? कौन इसका बेनिफिशियरी होगा? क्या आपने सोच के आप लोग ये सिविल वॉर वाली बातें करते हैं या जलाने और गिराव वाली बातें करते हैं? नहीं देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ना ये हमारा मकसद है, ना ये हमारा मुतमन्ना नज़र है। हम ये समझते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो एक साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नाफिज की गई है। पाकिस्तान की आवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और पहले भी आपके इल्म में होगा कि इमरान खान को करप्शन के ऊपर घर नहीं भेजा गया, इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से घर भेजा गया, इमरान खान को रशिया का दौरा तो ये आपका नैरेटिव है ना। मैं ये पूछ रही हूँ जो स्टेटमेंट शेख रशीद साहब दे रहे हैं उनको आप ओन करते हैं? मैं शेख रशीद की स्टेटमेंटों से इत्तेफाक नहीं करता, मैं आपको अपनी पार्टी पॉलिसी बता रहा हूँ। मुझे ये सुनना चाह रही थी। बुनियादी तौर के ऊपर हमारी सारी तहरीक जो है वो पुरअमन है। हमारी 126 रोज़ा तहरीक के अंदर एक पत्ता भी नहीं टूटा था। बुनियादी तौर के ऊपर आज जिस किस्म के बयानात PMLN दे रही है, इनके वजीर दाखिला दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि मियाँ वाली में भी लोग निकल आते हैं, मीनार पाकिस्तान में भी लोग निकल आते हैं, कराची के में भी लोग निकल आते हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे लोग निकल आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सड़कों पे निकल आते हैं। वो किसी वजह से निकल रहे हैं ना, उनको कोई लालच नहीं है, कोई कीमे वाले नान बिरयानियाँ तो नहीं उनको दी जा रही। मामला सिर्फ ये है कि ये फौरी इंतखाबात करवाएं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर इंतखाबात ही फौरी तौर के ऊपर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, आपका मुतालबा है, जायज़ मुतालबा है, जमहूरी मुतालबा है, लेकिन बहरहाल ये आपका मुतालबा ही है। आप डिपेंड तो यही करता है ना, जिस तरह से आप पे डिपेंड करता था कि जी हम अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाएंगे, अब ये अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाएंगे, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। ज़रा रुकिएगा, जो मैं पंजाब के हवाले से बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जी वो आईनी ओहदों की जो उनकी डिमांड थी, हमारे अपने प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था हमें आईनी ओहदे चाहिए। अब वो कहते हैं जी आईनी ओहदे नहीं चाहिए, आप हमें जो है पंजाब में 3 वजारतें दे दें, 2 मावन खसूसी दे दें, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप दे दें, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी दे दें, आम इदारों कॉरपोरेशन में कलीदी ओहदों पर तकर्रियाँ मांग ली। इसकी ज़रा मैं कन्फर्मेशन ले लूँ। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर पंजाब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज़रा मुझे बताएगा कि ये जो डिमांड्स आई हैं पीपल्स पार्टी की, ये आप लोगों ने जो रखी हैं, ये जायज़ डिमांड्स हैं आपको लगता है? सर 7 सीट्स हैं आपकी पंजाब असेंबली में,
आउट ऑफ 371? देखें, आपको किसने कहा है कि ये डिमांड हमने रखी है? ये म्यूचुअली मामला जो है वो तय हो रहे हैं और हो जाएंगे, हो गए हैं। ऐसी कोई डिमांड की बात नहीं है। उनका अपना तकाजा था, तो हमारा तो ज्यादा ये था कि हमें जो है कुछ भी नहीं चाहिए, हमने आना ही नहीं है। अच्छा। ये तो उनकी इसरार पर हम शामिल हुए हैं हुकूमत के साथ। और जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है कि चूंकि कोलिशन है, उसमें उनकी मजबूरी, सभी की मजबूरी, हम सब मिलके ही करेंगे सारा मामला को इंशाल्लाह। खोसा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप तो नहीं लेना चाहते, PMLN प्लेट में रख के आपको दे रही है और जिद कर रही है, इसरार कर रही है कि प्लीज ये सीट्स ले ले, तो आप मजबूर हैं ये सीट्स लेने में। लेकिन पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार जमात है। अब मुझे ये बात समझा दीजिए कि जिस पीपल्स पार्टी को पंजाब रिजेक्ट कर चुका है, आउट ऑफ 371 आपके पास 7 सीट्स हैं, उस पंजाब में आप कैसे लगेंगे हुक्मरान बने हुए? उस अवाम के जो अवाम आपको हुक्मरान देखना ही नहीं चाहती। रिजेक्ट वाली बात आपने देख लिया कि रिसर्च किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हमने बाई इलेक्शन से भी साबित किया और हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये रिजल्ट जो है ये गरमाजी नहीं करता इलेक्टोरेट की विल का। और ये जो भी उसमें हुआ, हमने इसके बावजूद सिलेक्टेड कह के भी हमने आईनी रास्ता ही अपनाया और इसलिए वो रिजल्ट हमें ना सुनाए। हमें एक स्टेज पर 17 सीटों पे भी लाके खड़ा कर दिया था और फिर भी पीपल्स पार्टी ने बाउंस बैक किया और हम जो है अपने हुकूमतें बनाई। तो जहाँ ताल्लुक है ये रिजल्ट हमारे यहाँ, इसीलिए हम कहते हैं सर देखिए, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए सर, आप अगर कह रहे हैं ना ये बात, माजरत के साथ खोसा साहब, मैं इसलिए इस बात पे इसरार कर रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जी हमें 17 पे खड़ा कर दिया था, ठीक है, लेकिन ये वही सूबा पंजाब है जहां से PTI ने 183 ली, तो PMLN ने 165 ली। 165 वाला अगर हुकूमत बना रहा है तो चलो समझ में आती है, उसने कुछ लोग अपने साथ मिला लिए या PTI से निकले हुए लोग उनके साथ चले गए, लेकिन 7 सीटों वाले कह रहे हैं कि हमें वजारतें दे दो। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो दोबारा से हम पोजीशन में आए हैं, आप ज़िमनी इंतखाबात, सर ये वही इंतखाबात है 2018 के नतीजे में। जब 2023 में 22 के एंड में रिजल्ट्स आएंगे, हमें लगेगा कि हाँ दोबारा से रिवाइवल हो गया है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, तो फिर आप अच्छे भी लगेंगे हुकूमत करते हुए। मतलब 7 सीट्स पे आप कह रहे हैं कि वजारतें आपको मिल जाए और आप उन लोगों पर हुक्मरानी करें। ये आप किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? को क्यों ये सर मैं तो अपनी रिसर्च करके, मैं तो अपना पेपर वर्क करके मैं हैरान हूँ सर। मैं अवाम की हवाले से बात कर रही हूँ कि एक अवाम नहीं चाहती अगर पंजाब की अवाम पीपल्स पार्टी को इख्तिदार में देखना, लेकिन आप अपनी जोड़ तोड़ के जरिए आप कहें कि नहीं जी हम ही आप पे हुक्मरानी करेंगे। अच्छा एक बात जरा देखिएगा कि क्या ये जो ये जो अदम एतमाद की तहरीक जो कामयाब हुई है, क्या इसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है? सर इसमें अवाम कहाँ है? मेरा सवाल है इसमें अवाम कहाँ है? सुन तो लें, अवाम आपने देख लिया, लाहौर का बाई इलेक्शन हुआ, हमारे वोट और उनके PMLN के वोटों में कितना थोड़ा फर्क था। सर उसमें PTI खड़ी नहीं हुई थी, PTI के कैंडिडेट ही रिजेक्ट हो गए थे जिसकी आप बात कर रहे हैं। चले हमारे देखे PML इंशाल्लाह अब भी अवाम इनको रिजेक्ट करेगी, वैसे जब करेगी तो करेगी जो है। अच्छा चले, क्या क्या मिल रहा है आपको पंजाब में सर? माफ कीजिएगा, PTI 30% वोट लेकर 70% जो है इनके खिलाफ पड़ा और फिर भी ये आज कहती है कि हम सबसे बड़ी जमात हैं और हमें जो है गलत निकाला गया है। ये तो जहाँ तक अददी है तो फिर जरा तारीख को भी दुरुस्त कर लीजिएगा। सर अभी क्या क्या मिल रहा है पंजाब में आपको? जी पंजाब में अभी क्या क्या मिल रहा है आपको? पंजाब में देखिए 3 हमारे वजीर आ रहे हैं, 2 हमारे एडवाइजर्स आ रहे हैं, बाकी तो जाहिर है हमारा ये बाकी चीजों मामलात में जो भी तय हुआ है वो जाहिर है कि PMLN ने भी इसरार करके हमें जो है बीच में मरकज में भी शामिल किया हमारी तरफ से। बल्कि मैं तो खुद CEC का मेंबर हूँ। हमारा अंदर एक सोच थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को
नहीं बनना चाहिए, लेकिन इनकी इसरार पर जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के कि नहीं आपको शामिल होना। अच्छा, तो अब मैं मतलब पीपल्स पार्टी उन हालात पे आ गई है कि PMLN के इसरार पे वो आगे अपनी सियासत करेगी। मतलब एक वक्त था कि 2008 के इलेक्शन जब आप लोग बीबी की शहादत हुई थी और उसके बाद आपने कहा था कि इलेक्शन में हम जाएंगे, PMLN ने फैसला किया था इलेक्शन के बाइकआउट का, तो जरदारी साहब उनके पास गए थे कि नहीं जी आप इलेक्शन में हिस्सा लें। यानी अब वक्त इतना बुरा आ गया कि अब आप PMLN के कहने पे सियासत करेंगे आने वाली। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल, हमारे वजीर जा रहे थे, मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम हमारे अंदर जो डिवाइड थी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो सिर्फ ये था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को काबीना का हिस्सा नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये किया तो हमारी वजारत तो आ ही रही थी, वजीर तो हमारे ऑलरेडी हल्फ ले चुके थे और ऑलरेडी बीच में आ चुके थे, ये तय हो गया था कि हम बनाएंगे। ठीक है, तो निहाल हाशमी साहब, अच्छा मफरूजे ना बनाए, मफरूजे बिल्कुल ना बनाए। ये मैं मफरूजे नहीं बना रही, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपने खुद कहा कि इनके इसरार पे आ रहे हैं, हम तो लेना नहीं चाह रहे थे। रियलिटी फिर हकीकत की सुनने, रियलिटी ये है कि सारी की सारी ये मूवमेंट जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से इसको कामयाबी और पजीराई हुई है। ये बात तो ठीक है, ये बात आपकी 100% ठीक है सरदार साहब। तो बस फिर इसमें 100 में से 100 नंबर आपके सर। हम मिलकर फिर इसको बनाएंगे और मिलकर चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ कोसर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी आज इस इत्तेहाद का हिस्सा ना होती तो ये कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते थे। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब। फिर आती हूँ तो जरा फर्रुख हबीब साहब से और निहाल हाशमी साहब से इसी पे गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़रा ये जो महंगाई में भी एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है, बिजली की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी कब तक ये हुकूमत देती रहेगी? कल सरदार साहब फरमा रहे थे कि हम ये बोझ जब सूबों पे भी डालेंगे उसका लाएमल क्या होगा आगे जाके जानते हैं। लेकिन निहाल हाशमी साहब, सरदार लतीफ खोसर साहब फरमा रहे थे, एक तो बड़ी बात उन्होंने दुरुस्त की, मुझे नहीं पता आप अग्री करेंगे, कि अगर हम PMLN के साथ नहीं होते तो PMLN कभी भी ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी ये कामयाब नहीं कर सकती थी या इस हुकूमत का खात्मा नहीं कर सकती थी। आप इस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे बता दीजिएगा। सेकेंडली, वो कहते हैं हमें तो वजारतें चाहिए ही नहीं थी, हमें तो हुकूमत में शेयर चाहिए ही नहीं था। आप इसरार कर रहे हैं, आप क्यों इसरार कर रहे हैं? ताकि आप अपना जो बैगेज है वो डिवाइड कर सके कि जी हम सही गवर्न नहीं कर सके। जो बात सरदार साहब ने कहा उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बाप पार्टी, PNP, काफ लीग, MQM, अली वजीर साहब और वो दावर साहब और ANP, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब की बड़ी कोशिश और काविश रही है PMLN के साथ कि जो जाबिर और फस्ताई हुकूमत थी, जो आटे को 30 से 70 पे ले गई थी और चीनी को 50 से 150 पे और पेट्रोल को 70 से 150 पे और डॉलर को 100 से 180 पे, ऐसे लोगों का खात्मा बड़ा ज़रूरी था। और जो लोग ATM से इस मुल्क में करप्शन कर रहे थे, जिनके अब करप्शन, जिसके आज तर्जुमान बन गए इमरान खान साहब, उन लोगों के खात्मा, जो दवाइयाँ लोगों के छीन रहे थे मरीजों से, जो NCOC में करप्शन कर रहे थे, जो मेट्रो बस में करप्शन कर रहे थे, जो पाकिस्तान को तनहा कर रहे थे, ऐसे को हटाना हमारा फर्ज होता है। अगर हम ना हटाते और 2023 तक इंतजार करते तो लोग कहते जब हम डूब रहे थे, साहिल पे खड़े और डूबा तो नहीं हूं, ये वाला गाना याद आता है इस पे, तो उस वक्त तो तुम साहिल पे खड़े थे और हम डूब रहे थे, तो हमने कहा नहीं आपको डूबने नहीं देंगे, हम साहिल पे खड़े नहीं होंगे, हम आपको बाहर निकालेंगे। और हमने बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, जिस लाकानूनी, जिस बैड गवर्नेंस में छोड़ के गए। और एक बात बहुत अच्छी जो अभी मेरे PTI के दोस्त को भी इसका जवाब बहुत अच्छा मिल जाएगा कि ये जरा हमें बताएं, इमरान खान को शायद ये सुनते नहीं है बेचारे, अपने कायद को ही नहीं सुनते। इमरान खान साहब ने कल कहा है कि PMLN जो है वो जुलाई में मेरी हुकूमत का खात्मा कर रही थी, फिर वो कहने लगे कि मेरी हुकूमत का खात्मा जो है ये इत्तेहादी जो है MQM और दीगर इनके वजह से हो गई। फिर वो कभी कहते हैं कोई इदारे कर देते हैं, तो उनको खुद नहीं पता कि वो खात्मा क्यों हुआ। वो तो बेचारे हेलीकॉप्टर पे रहे और ये लोग नीचे शायद प्राडो पे रहे। मैं अगर ये साइकिल पे आ जाते तो शायद इनको पता चलता। पहले मुझे बताएं कि आप पीपल्स पार्टी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि जी वजारतें लें वजारतें लें? वो तो नहीं लेना चाह रहे।
देखिए जी, हम तो ईमानदारी से और इंसाफ से काम करते हैं। जिसका जितना हिस्सा है, जो इनपुट है, सर, जिस मुल्क 7 सीटों पे 2 वजारतें, जितना पीटीआई का है, जितना पंजाब पीएमएल का है, असेंबली जितना में जेयूआई का है, जितना पीएनपी का है। निहाल हाशमी साहब, पंजाब असेंबली में 7 सीटें पीपल्स पार्टी की आउट ऑफ 371, उस पे 2 वजारतें, 2 मुआविन खुसूसी, ये सब बनता है उनका। किस चीज की कीमत अदा कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो टीम के कैप्टन के ऊपर मुनहसर करता है, और ये जब मुल्क मुनहसर क्या करता है? है कि वो जो लोग वजीर बन के आएंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उनकी परफॉर्मेंस भाई, वो देखना वजीर पड़ता है। बनेंगे क्यों? पहले तो मुझे ये बताएं ना, पीटीआई में फौज जफर मौज था। अच्छा, एक सेकंड, कम से कम ये लोग बुजदार से तो बेहतर वजीर साबित होंगे ना। वो बुजदार साहब से तो बेहतर होंगे जो एसएचओ का और पट्टे वालों की ट्रांसफर पे पैसे लिया करते थे। अच्छा, कम से कम बुजदार साहब से तो बेहतर साबित होंगे ना। पता नहीं, पीपल्स पार्टी का फर्रुख हबीब साहब, मुझे उम्मीद है कि ये बुजदार से ज्यादा फर्रुख हबीब साहब, दिखाएंगे। अब मुझे जरा ये समझा दीजिए कि यहाँ पे ये बादशाहत चल रही है, ये यहाँ पे जमहूरियत चल रही है। मतलब 7 सीट वाले कहते हैं कि जी 2 वजारतें, 2 मुआविन खुसूसी, उसके बाद जो है वो सेक्रेटरीज के ओहदे, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, और उसके बाद ये दे देंगे। मतलब रेवड़ियां बट रही हैं। देखें, ये माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला है। बुनियादी तौर के ऊपर पीएमएलएन ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि सियासी खुदकुशी इख्तियार कर ली है कि अब इनको आसिफ अली जरदारी का बोझ उठाना है, जिसको इन्होंने सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की पेट फाड़ के दौलत लेकर आनी थी। अब ये उन्हीं की मिन्नत समाजत करके उनको वजारतों में शामिल कर रहे हैं। इनको जो है तमाम इन 13 जमातों का बोझ उठाना है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि पिछले 1 महीने में 3 बार बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। आज सिर्फ 3 रुपये यूनिट बिजली बढ़ी है। इमरान खान तो 5 रुपये यूनिट बिजली कम करके गए थे। अब इन्होंने कहते थे उस वक्त IMF बुरी थी, अब IMF अच्छी हो गई है। मफ्ता इस्माइल जाकर उनके पाँव पकड़ कर आए हैं कि हमें कर्जा दे दें और हमारे कर्ज की रकम को $6 अरब से $8 अरब कर दें। उस पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, डीजल की कीमतें पैरों को तो पकड़ के आप भी आते रहे, सभी पकड़ते हैं जिनको हुकूमत करनी होती है। सुन लेनी, फिर उस वक्त ना कहते ना ये बातें। दूसरा ये है कि आज आटे की कीमत 1310 रुपये हो चुकी है। 20 किलो आटे थैले की हमारे दौर में 1100 रुपये थी। ये जो 210 रुपये इजाफा हुआ है, इसका जवाब इन्होंने देना है। आज घी 500 रुपये किलो हो गया है। ये चीनी आटा करे 35 रुपये किलो, चीनी करे 50 रुपये किलो, पेट्रोल करे 75 रुपये लीटर, और 150 रुपये लीटर इन्होंने घी करना है। 150 रुपये किलो घी करना है इन्होंने। वो अभी तक 1 महीने में हो नहीं सका इनसे। जो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें ये करते थे, क्योंकि ये नाअहल है। इन्होंने इक़्तिदार का, आप इनको नाअहल ना करें, क्योंकि जो दावे आप करते थे आप भी पूरे नहीं कर सके। तो अगर वो नाअहल हैं तो आप भी नाअहल थे। इन्होंने इक़्तिदार का जो बोझ ये इन्होंने उठाया है, ये इन्होंने गुलामी का तौक पहना हुआ है, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं। दूसरा, इन्होंने NRO देना था। NRO इन्होंने अपने आप को दे दिया। FIA की फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, तमाम अफसरान का तबादला कर दिया गया है। अब जो है वो बाप वज़ीर है, बेटा वज़ीर आला है। अच्छा, ठीक है फर्रुख हबीब साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। कल मैं इसाक डार साहब का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि मास्टर जनवरी में जो इमरान खान साहब ने 5 रुपये 7 रुपये सब्सिडी देने शुरू कर दी थी पेट्रोलियम प्राइस पे, और फिर वो बढ़ती चली गई। ओगरा की समरीज आ रही थी, इंटरनेशनली प्राइस हाई हो रहे थे, लेकिन आप लोगों ने रोका हुआ था, क्योंकि खान साहब को तो पता था कि वो जाने वाले हैं। खुद खान साहब कह चुके हैं, पिछले साल जुलाई में पता चल गया था। तो क्या ये मुल्क और इस मुल्क की माशी सूरत हाल मुतहम्मिल हो सकती थी सब्सिडी की? आप ठीक है, अवाम की हुए क्राई रहने दे, वो तो ठीक है, चीखे मार रहे थे, लेकिन क्या प्रैक्टिकली मुतहम्मिल हो सकती है पाकिस्तान की मईशत? क्या 20-25 रुपए सब्सिडी दें पर लीटर? देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो आपका मीडिया चलाता था बड़ी हेडलाइन के ऊपर, इमाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। ये जो आज आपने कल नया सबक सीखा है इसाक डार साहब से, ये सबक आप भी लोगों को नहीं बताते थे, लेकिन आज आपने नया सबक सीख लिया है। मामला ये है कि हमने उसका भी जवाब है हमारे पास कि हमने उसकी सब्सिडी 250 अरब रुपया हमने टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया था। इनके दौरे हुकूमत में 3800 अरब टैक्स जमा हुआ, आज 6000 अरब जमा होने जा रहा है। चूँकि पहले मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, चूँकि पहले अय्याशियाँ होती थी। आपको पता है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो एक अफ्तारी हुई है उसका 1 करोड़ रुपया खर्च आया है। इन्होंने तो खाबे खोल दिए आते साथ। जो लोग इनके जेलों में मालिशिए थे उनको बुला के भी वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आला हाउस में खाने खिलाए जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर का खर्चा, वो काम नहीं किए। और हेलीकॉप्टर के ऊपर देगे जाया करती थी, बिरयानियां पका करती थी।
मरियम मैं सफदर आप हेलीकॉप्टर यूज किया करती साबिक थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की बात कर रही थी। अगर सुन ले इमरान खान अगर हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे तो बतौर वजीर आजम यूज कर रहे थे, तो हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस का खर्चा भी इमरान खान पे डाल दिया। वही इमरान खान अगर बाय रोड जाते तो सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्च आता? इमरान खान के कैंप ऑफिस तो नहीं है। मैं तो फिर यही सवाल कर रही हूँ जो मैंने पहले भी किया था कि भाई वो बाय रोड क्यों जाते, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते ना, ये खर्चा बचता। मैं गाड़ी ज्यादा चलाऊंगी, मैं मेंटेनेंस ज्यादा दूंगी। सुन ले इमरान खान ने वजीर आजम हाउस और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट का 1 अरब 10 करोड़ रुपया भी बचाया है। इमरान खान ने 50 पर सुन ले इमरान खान ने 50 दौरे प्राइवेट नहीं किए दुबई के जरदारी की तरह, 24 दौरे इंग्लैंड के नवाज शरीफ की तरह नहीं किए। 777 जहाज इमरान खान ने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, जो जाके खड़ा रहा 3 महीने लंदन में नवाज शरीफ इलाज करवाने के थे। हमारे साथ आप इनका ये जरा महंगाई पे बात कर लूं मैं, मुझे इजाजत है फारूक हबीब साहब। मैंने इसीलिए आज गेस्ट इसीलिए हमने काम रखे हैं ताकि खुल के मेहमान जरा बात कर सकें, वरना सबकी बातें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। निहाल हाशमी साहब, अब मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, ये डूब रहे थे, हम साहिल पे खड़े थे, अब इनको आपने निकाल दिया, हुकूमत आपने बचा ली, अवाम को आपने बचा लिया, अब जो महंगाई हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? एक तो नादिया बीबी, आपको सवाल पूछना चाहिए हबीब साहब से। सर मैं आप प्रोग्राम के बाद आके क्लास लेती हूँ, मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आप पहले अपने सवाल का जवाब दे दें। पूछना चाहिए कि तौसा नीलामी घर में जो घड़ियां थी उसके बारे में आप सवाल पूछें। सर मैं आपसे लेती हूँ ना क्लास, प्रोग्राम के बाद मैं आपसे आके पूछूंगी, सवालों की लिस्ट बनवाऊंगी। आप इनसे अभी मुझे अपने सवाल बताएं। आप इनसे बहुत हल्का सवाल इनसे पूछे, फराह गोगी कौन है जिसके साहब मेरी बात सुने। नहीं आप ना करें ना, मेरा प्रोग्राम है ना, मुझे पता है किसका पूछना है किसका नहीं पूछना। सवाल पूछे, मुझे ना डिक्टेट करें, मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब दें। ये जो महंगाई हुई है, सरबराह हुकूमत ने इनको इनाम दिया था, इनसे सवाल पूछे। ये जो जाते हुए पीएम हाउस से गाड़ियां लेके गए हैं, इनसे ये सवाल पूछे, इनसे फराह गोगी का सवाल नहीं है, आप दूसरे सवाल पूछे, इनसे पूछे फराह गोगी कौन है, क्यों है, कहां से आई, किसने दिलाए ये झुमके, क्यों लिए ये झुमके, कैसे आए ये झुमके, ये पूछा जाए इनसे। पूछिए कि अमेरिका से जो इंपोर्टेड इनके सारे मुशीर आए, जिसमें नदीम बाबर पेट्रोल में 300 अरब का चूना लगा के गए, जिसमें शहबाज गुल एक्टर शहबाज गुल है, थे मोहित साहब, जिसमें सानिया नश्तर साहबा थी, कहाँ है वो? ये इंपोर्टेड एडवाइजर एंड मिनिस्टर्स कहाँ हैं? इनसे पूछिए क्या ये भी फराह गोगी की तरह फरार हो गए? साथियों तो जरा जो हमारा शो है, शो पे गुफ्तगू। जी नज़ीम, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब ने ज़रा दोबारा हवाले से बात करूंगी, अगर वो इसका जवाब देना चाहें कि अब जो महंगाई हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, आज फिर बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है और कब तक फिर ये पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे? जैसे फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि हमने आज सबक सीखा है सरदार साहब से। एनीवेज, फ़ारूक हबीब साहब, ये मेरे पास एक चार्ट है जिसमें आप लोग अब जो जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग काफ़ी रवैया भी आप लोगों ने अपनाया हुआ, ठीक है आपको सूट करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने ऑन नहीं किया। तो अब मुझे ये बताएं कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, एक जलसे पे कई करोड़ रुपए तो खर्च हो जाते हैं, ये जो 8 मई पे, 10 मई पे, 12 मई पे, 13 मई पे, 14 मई सियालकोट, 15 मई फैसलाबाद, 16 मई स्वाबी, 17 मई को 8, 19 मई चकवाल, 20 मई मुल्तान, ये करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं सर? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये कोई करोड़ों अरबों रुपए का मामला नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये दें कि इमरान खान एक सोशल मीडिया के ऊपर कॉल देते हैं और बड़ी तादाद में लोग सड़कों के ऊपर निकल आते हैं, लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं। जब नादिया हमेशा एक बात ज़हन में रखें, जब लोग किसी कॉज के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं तो फिर लोग अपनी जान माल के साथ उसके अंदर शामिल होते हैं। लोगों को ये गुलामी कबूल नहीं कर रहे लोग, जो हमें वहां से बैठकर ये चेरी ब्लॉसम बने हुए हैं। सर जो कराची में जलसा हुआ था उसकी स्टेज की कॉस्ट आपको पता है कितनी थी? सुन लेना दिया, कॉस्ट थी तो आपने तो अदा नहीं ना की थी कॉस्ट। यही तो पूछ रही हूं किसने अदा की थी, मेरा तो राइट है पूछने का। सुन ले
हमारा एक पूरा अपना फंडिंग का स्ट्रक्चर है, आप आएंगे उसका हिसाब भी दे देंगे, हमारे पूरे अकाउंट्स भी ओपन है, मेरे से इसका हिसाब ना आप हमारा नहीं। फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ गई? फॉरेन फंडिंग बताएं मुझे, आपने दी है फॉरेन फंडिंग? कोई केस नहीं, कोई फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। यही तो मसला है, आप लोग सहाफी बन जाते हैं, केस को पढ़ते नहीं है, उसका टाइटल नहीं आप लोग पढ़ते, आप शो शुरू कर देते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसका टाइटल क्या है। इलेक्शन कमीशन प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस सुन रहा है, ममनुआ फंडिंग का केस सुन रहा है, फॉरेन फंडिंग वाले आपके साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। अच्छा, तो ममनुआ फंडिंग जायज है? हमारा सुन लें, कोई जायज नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं, खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है वो जमहूरी राय है, हम अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, हमारी वहाँ पर जितनी जो लोकल तंजीमें हैं, जो लोकल हमारे अज़ला के लोग हैं, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो फंडिंग कलेक्शन करते हैं, उन जलसों का जो है वो खर्चा भी पूरा करते हैं जो इंतजामात के ऊपर आता है, चाहे वो कुर्सियाँ हैं, साउंड सिस्टम है, लाइट्स हैं, वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। हमें लोगों को बस्से देकर, बिरयानियाँ पकाकर, लोगों को लालच देकर लोगों को नहीं लाना पड़ता। हम जलसा अनाउंस करते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, वहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। ये एक नया डायलेमा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इसने जन्म लिया है। तो लिहाजा ये वो रवायती सिस्टम नहीं है जहाँ पर पटवारी इकट्ठे होते थे। अब आप देखें कि कल पटवारी भी इकट्ठे किए, पूरा हुकूमत का जोर भी लगाया, उसके बावजूद जो है वहाँ पर सारा मैदान खाली रह गया। दूसरी जानिब मियाँ वाली में आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर लोगों ने फकीतुल मिसाल वहाँ पर जो है वो इस्तकबाल किया। इमरान खान अवाम के अंदर हैं, ये लोग छुप रहे हैं, ये कहते थे हेलमेट पहन के आए, अंडे पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे। अब ये ईद की नमाजें अपने कमरों के अंदर पढ़ने पे मजबूर हो गए हैं, ये मसाजिद में नहीं जा पा रहे क्योंकि इनको पब्लिक का मूड नजर आ रहा है। चले ठीक है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर अवामी रद्द-ए-अमल नजर आ जाता है। फारूक हबीब साहब, लॉन्ग मार्च की कॉल कब दे रहे हैं आप लोग? लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट जो है वो इमरान खान करेंगे और बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर धरना भी होगा? ये भी फैसला उन्होंने करना है और ये हमारा हकीकी आज़ादी का मार्च है जिसका फैसला वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं प्रोग्राम की जब इंट्रो में बात करी थी, हमने पंजाब के हवाले से तो बात की कि पीपल्स पार्टी को प्लेट में रखे वजारतें, मावरे खुसूसी और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, और PMLN इसरार कर जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं। तो जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम का मतलब होता है जमहूर यानी अवाम, यानी अवाम की राय। जब इंतखाबात होते हैं तो अवाम वोट डालती है और उन वोटों के नतीजे में हुकूमतें बनती हैं, और जिनको कम वोट पड़ते हैं वो अपोजिशन में जाकर बैठते हैं। 2018 में क्या हुआ कि जो PTI थी वो सबसे बड़ी जमात वोटों के एतबार से बनकर सामने आई, उसने 1,68,51,240 वोट्स लिए। फिर नून लीग PMLN जिसको हम कहते हैं, उसने 1,28,96,356 वोट्स हासिल किए। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने 69 लाख यानी 69,01,675 वोट हासिल किए। इसी तरह से दीगर जमातें। और हाशमी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं उनको हक़ हुक्मरानी मिलता है और उन पर हुक्मरानी सूट भी करती है, लेकिन जिनको अवाम के वोट इतनी बड़ी तादाद में नहीं मिलते कि वो हुकूमत बनाएं और फिर भी वो हुकूमत बना लेते हैं ये कह के कि जी ये आइनी तरीक़ा है, ये इन अवाम के साथ इंसाफ है? नादिया बीबी, देखिए आपके सवाल का जवाब बड़ा सादा सा है कि जिसे सबसे बड़ा चोर डाकू कहते थे उसे इन्होंने पंजाब का वजीर आला नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कितने करोड़ वोट लिए थे? चौधरी परवेज इलाही साहब ने। तो आपके सवाल का जवाब तो आपके सामने है। अपनी बात करें सर, मसला उनको ये छोड़े, उन्होंने तो गलत किया, वो गलत लोग हैं, अपनी बात करें। ये कहते हैं गुलामी नामंजूर, मैं भी कहता हूँ गोगी की गुलामी नामंजूर, आपके पास जब जवाब नहीं होता तो आप ये चीजें कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, मैं इन बातों से यही समझ रही हूँ कि आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब बड़ा सादा सा है कि अगर परवेज इलाही साहब बन नहीं सकते हैं, तो ये क्या बात हो गई? फिर तो यानी आप और PTI एक ही है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर फर्क क्या है? नहीं, अगर उनके नुमाइंदगी है, अगर उनकी नुमाइंदगी है तो उनकी नुमाइंदगी को हिस्सा मिलता है। कहीं पर भी आप जाएं जहां पे कोलिशन गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट का अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो आप ये कह करके रद्द नहीं कर सकती हैं कि जनाब ये तो आवाम ने वो
बात यह है कि आइन में क्या लिखा है उसके तहत, और कोलिशन जो गवर्नमेंट्स होती है उसके रवायत क्या है, आइन में ही लिखा हुआ है ना कि आइन वोट और किसके लिए है भाई? यही लोग अवाम के हमारे लिए साथ हैं। निहाल हाशमी साहब, आप लोग आइन को जिंदाबाद थे, आज उनके साथ नहीं है तो पढ़ कर आप लोग चूमते हैं, लेकिन अवाम की किसी को फिक्र नहीं होती। करें मेरे भाई, इनको बताइए कि ये माफी मांगे। इन्होंने जो मस्जिद नबवी में जो बेहुरमती की है, बस छोड़ दें, मुझे पता है आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। मैं सिंपल सी एक बात कहती हूँ कि बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया फरहत हबीब साहब। एक बड़ी सादा सी बात है, अक्सरियत की बात है। अवाम ने जिस भी पार्टी को अक्सरियत के साथ वोट दिया, हुकूमत बनाना उसी का काम है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में एक नया बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरा सवाल है, ये सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ कि आप अगर जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूर की बात करते हैं, जमहूर की राय पे का आप एहतराम नहीं करते, तो फिर ऐसी हुकूमतों से क्या फ़ायदा? और फिर आप कहते हैं कि जी आइन में है, लेकिन आइन को तो आप पढ़ पढ़ के चूमें और अवाम को आप खुडे लाइन लगा दें। बट एनीवेज, यही जमहूरियत है और जमहूरियत बेहतरीन इंतखाम है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।